क्या आप भी रेंटिंग में बिलीव करते हैं या आप रेंट पे रहते हैं, स्पेशली बड़े शहरों में, मुंबई, बैंगलोर, पुणे या ऐसे शहरों में? आज का वीडियो कमाल का होने वाला है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ध्यान से देखें आप और अपने ओपिनियन डालें। इस चैनल का मकसद जो है ज़्यादा व्यूज़ का नहीं है। आई वांट कि आप लोग जो है ओपिनियन डालें। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है क्योंकि मैं मुंबई बेस्ड हूँ। तो मुंबई में क्या है, रेंट बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि रेंट जो है वो पर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। वैसे भी मुंबई का जो रेंट है या किसी भी मेट्रो सिटीज़ का रेंट हमेशा बढ़ता ही रहता है, बट बढ़ते जा रहा है। दूसरा, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी प्रॉपर्टी डीलर्स को जानते हो या कभी आपने प्रॉपर्टी की इंक्वायरी की होगी या फिर इंस्टाग्राम ऑनलाइन ही देखा होगा, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि लोग बोल रहे हैं कि यार नए फ्लैट्स जो है पिछले 1 साल से कम बिक रहे हैं। सेल्स जो है 20-25% कम है। और अगर आपने एक बार भी इंक्वायरी की होगी तो आपके जो डीलर हैं या जो सेलर है या बिल्डर है वो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑफर करने के लिए तैयार हैं और अच्छे पेमेंट टर्म्स पे भी आपको घर देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब सेल डाउन है या फिर स्टेबल है, स्टैग्नेंट है। और उसके बहुत से कारण हैं, बट हम लोग डिस्कस ये करने वाले हैं कि अगर ये कारण है तो रेंट क्यों बढ़ता जा रहा है ना। रेंट क्यों बढ़ रहा है? अगर प्रॉपर्टी नहीं बिक रही ज़्यादा तो रेंट क्यों बढ़ रहे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा कुछ बातें हैं। मैं हमेशा की तरह लिख के रखा है। और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट करें, आप बताएं कि क्या आप रेंटिंग में बिलीव करते हैं या फिर आप लोग खरीदने में बिलीव करते हैं। सबसे पहली बात, इस बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। बहुत से लोग कहते हैं कि रेंटिंग अच्छा होता है क्योंकि आपको पता नहीं कल कहाँ जाने वाले हो, ट्रैवल करने वाले हो, ये है ऑल दैट। ये सब चीज़ें जो है मायने रखती हैं। बट हो क्या रहा है कि पिछले कोविड से पहले से ही बहुत से लोगों ने क्या ना, जो खास करके इन्फ्लुएंसर लोग थे, जो यंग लोगों को ना इन्होंने मस्त पट्टी पढ़ाई कि भाई आप जो है ना म्यूचुअल फंड में डालो, शेयर मार्केट में पैसे डालो और रिटर्न ज़्यादा हैं, आप प्रॉपर्टीज़ में पैसे मत डालिए। और इसके वजह से क्या हुआ कि आप रेंटिंग करिए। अब रेंटिंग आपने एक झुंड, मतलब लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस इसलिए कर दिया कि आपको रेंट पे घर लेना चाहिए। बट क्या आपने सोचा कि वो जो रेंट पे घर है वो अल्टीमेटली किसी ने तो खरीदा होगा ना, कोई तो परचेस करके वो फिर आगे रेंट पे देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत से लोग घर नहीं खरीदेंगे और बहुत ज़्यादा लोग रेंट पे घर ढूंढेंगे तो सप्लाई एंड डिमांड का जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। मतलब घर का सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रेट जो है वो शूटअप हो जाएगा। ये शायद किसी ने सोचा नहीं। और अभी क्या हो रहा है, अगर आप लोग मुंबई के सबर्ब्स में रह रहे हो, अंधेरी वगैरह में अगर आप रह रहे हो, कांदीवली में रह रहे हो या इस साइड बोरीवली साइड, आप देखोगे रेट्स जो हैं इवन 1 BHK के जो हैं वो शूटअप हो गए हैं 30-40%। और मतलब पागलपंथी है। पिछले 2 साल में तो रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जो बड़े, खास करके जो बड़े प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं उसके तो अलग ही हैं। मतलब 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए जा रहा है, उसका कुछ जो है हिसाब ही नहीं है। अब हो क्या रहा है, इसी वक्त जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी बिक भी नहीं रही है, लोग प्रॉपर्टी पे पैसे नहीं डाल रहे, रीसेल प्रॉपर्टीज़ में भी लोग पैसे नहीं डाल रहे। तो इसके बहुत से अलग अलग जो है मायने हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट करके बताइए आपको क्यों लग रहा है, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू में बताने वाला हूँ क्या है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सिंपल है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फ्लैट्स जो है, अगर आप देखोगे, वो एक तो ओवर जो है ना प्राइस हो गया धीरे धीरे, ठीक है। ऑल्दो आपको लोगों को पता है या नहीं, बट गवर्नमेंट भी रेपो रेट और वो सब चीज़ें जो है FSI वगैरह सबके चक्कर में ना रेट्स को कंट्रोल करती है या फिर चार्जेस बढ़ाती है। तो अभी क्या हो रहा है, बढ़ते खास करके मुंबई में तो फ्लैट्स इतने महंगे हो गए हैं। ऑल्दो मैं गुड़गांव वगैरह सबका भी देखता हूँ, बट मुंबई में जो है प्रॉपर्टीज इतने महंगे हो गए कि एक ठीक ठाक प्रॉपर्टी मुंबई के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ बांद्रा से लेकर के कांदीवली तक, आपको 1 करोड़ से नीचे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। ठीक ठाक की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत लग्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक जो ठीक ठाक 1 BHK जो है वो 1 करोड़ से नीचे नहीं मिल रहा। और जो भी उसका स्क्वायर फीट भी जो है समवेयर अराउंड 400 से 450 स्क्वायर फीट का है। मतलब वो छोटा सा घर है और उसकी कीमत जो 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये का जो घर है उसकी EMI पे अगर आप लेने जा रहे हो 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे करके, 20-25 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे करके, तो 70 से 80 जो है 1000 रुपये के आसपास का आपका
EMI बैठ जाता है। 70 से 80 हज़ार रुपये का EMI का मतलब है कि आदमी को कम से कम 1.5 लाख रुपये कमाना चाहिए। और आपको पता है इवन इन मुंबई हर इंसान 1.5 लाख रुपये नहीं कमाता है, बहुत कम लोग कमा पाते हैं। तो ये जो है ना आजकल अनअफोर्डेबल सा होता जा रहा है धीरे धीरे करके। बैंक जो है ऑफर जो कर रही है आपको, एटलीस्ट आपको 1 करोड़ रुपए के लिए 20-30 लाख रुपए तो आपको रखनी है, स्टैम्प ड्यूटी तो आपको भरनी है। तो 30 लाख रुपए लोगों के पास जमा भी तो होनी चाहिए ना, जो कि लोगों के पास है नहीं। दूसरा क्या हो रहा है कि अब मैं जहाँ, हो सकता है मैं ही बेवकूफ़ हूँ या मैं ही देख रहा हूँ, मैं जहाँ भी नज़र उठा के देख रहा हूँ सिर्फ लग्जरी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, मतलब महंगी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। कोई भी मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग है। हर जगह 3-4-5 करोड़ रुपए का जो है आप देखोगे कि घर स्टार्ट कर रहा है। ये एनामिटीज़ ले लो, वो ले लो, फलाना और ढिमकाना ले लो, और 4 करोड़ 5 करोड़ घर का मतलब ये है कि लोगों की जो EMI पे अगर घर लेंगे तो 4-5 लाख रुपए होगा। और 4-5 करोड़ रुपए दूसरे छोटे शहर में भी लोगों के पास हो सकते हैं, बट मुंबई से शहरों में जो है बहुत कम लोगों के पास इतने पैसे होते हैं। अब क्या होता है कि जो अब बसते वही हैं कि जो NRI वगैरह हैं, NRI वगैरह को जो है वो इंडिया में जो इन्वेस्ट करना होता है कि चलो भाई इंडिया में इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो लोग थोड़ा बहुत कर देते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि बाकी जो है लोग हैं, मतलब देखो ऑब्वियसली बात, लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं और या जिसके दूसरे वाले पैसे हैं, मतलब ब्लैक मनी है, उनका अलग कहानी है। बट देन क्या है कि जो लोग रेगुलर, मैं बात कर रहा हूँ जो कॉमन मैन है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ये जो है घर बिकने के बारे में बात करो। रेंटिंग में क्या हो रखा है सबसे बड़ा दिक्कत, अब रेंटिंग में बताता हूँ। जैसा कि मैंने बोला सप्लाई डिमांड की है, पिछले मैं 4-5 साल में ये लोग देख रहा हूँ कि लोग जो है ना इतना इन्होंने वो डाल दिया कि भाई रेंटिंग करो रेंटिंग करो रेंटिंग करो, कि रेंट की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई और किसी ना किसी ने को तो खरीदना था। तो जिन लोगों ने खरीद लिया अब सब लोग रेंट के ढूंढ रहे हैं और सबको अच्छी घर चाहिए। दूसरा क्या हो रहा है कि ये जो जंजी टाइप की जो बच्चे आ रहे हैं अभी की, जो समझ लो जो जिसने 4 साल पहले जॉब पकड़ी है किसी भी कंपनी में, ये लोग थोड़े से एस्थेटिक वाले बहुत ज़्यादा हैं। इनको बेसिक घर में नहीं रहना, उनको चाहिए कि भाई बिल्डिंग में वो भी हो, स्विमिंग पूल भी हो, टेनिस कोर्ट भी हो, खुद का जिम हो। सोचने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट देन ये सब चीज़ें जब होती है तो इट रिक्वायर्स अ प्रीमियम कॉस्ट, और उसके चक्कर में क्या है कि कॉस्टिंग बढ़ रही है। वहाँ पे क्या है कि रेंट जो है दबादब बढ़ जा रहा है। बढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि डिमांड हाई है, सप्लाई जो है बहुत कम है, और अच्छी बिल्डिंग्स हैं उसकी सप्लाई बहुत कम है। या आपके पास आपको बिल्डिंग मिलेगी तो पुरानी मिलेगी, और पुरानी के लिए जो है, जब आप नई बिल्डिंग के लिए अगर समझ लो रेंट दोगे ना हेवी, तो आपको फिर भी उतना चुभता नहीं है। बट अगर बहुत सादी से बिल्डिंग है, पेंट वेंट नहीं हो रखी है, तो उसके लिए आपको पेमेंट करने में आपको चुभेगा। तो ये जो है बेसिकली क्या होगा कि रेंटर ना कम्पीट करने लगे हैं। अब जिस वीडियो का जो तात्पर्य है कि अगर आप रेंट कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, रेंटिंग के ना बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं जो आप लोग जो आपको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर नहीं बताते। बहुत से मैंने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को बोलते हैं कि आपको बारह महीना नहीं, ऐसा नहीं है। खास करके मुंबई, दूसरे सिटी के बारे में बात नहीं करूँगा, बैंगलोर वंगलोर का मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मुंबई में क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता नहीं है। वो ये है कि यहाँ पे एग्रीमेंट 11 महीने का होता है, और हर 11 महीने के बाद आपको जो है एग्रीमेंट रिन्यू कराना पड़ता है। और ब्रोकर जो है वो आपसे चार्जेस जो है जनरली 1 महीने का जो है रेंट तो ले ही लेता है ना। खास करके अगर बड़ा है, मतलब समझ लो 2-3 लाख रुपए का अगर प्रॉपर्टी वैल्यू है, 2-3 लाख रुपए का रेंट जा रहा है, तब तो हो सकता है वो हाफ मंथ के भी उसमें मान जाए। बट देन ब्रोकर जो है जनरली 1 मंथ का मांगता है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको घर शिफ्ट करना है और आपका फुल फ्लेज घर है आपके पास, आप बच्चों के साथ रह रहे हो, तो कम से कम जो है 30-40 हज़ार रुपये तो आपको सिर्फ शिफ्टिंग का खर्चा ही पड़ जाएगा, अगर आप किसी और बिल्डिंग में जा रहे हो। सेम बिल्डिंग में तो है ही है। दूसरा क्या है कि आई डोंट नो आप लोगों का कैसा काम है, बट अगर आपका बढ़िया काम है और आपके पास बहुत सी परमिशंस और बहुत सी चीज़ें हैं, या आप बड़ी कंपनी चलाने की सोच रहे हो, चलाते हो, तो क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन में आपकी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, और आपके घर पे बहुत सारे लेटर्स वगैरह आते हैं। तो देन आपको बार बार आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें चेंज करने के लिए इट विल बी हेडेक। पैन कार्ड तो फिर भी चल जाता है, आधार कार्ड पे तो आपको एड्रेस बार बार चेंज कराना पड़ता है, या डॉक्यूमेंटेशन में चेंज करना पड़ता है। इट बिकम्स अ हेडेक। तो आपको रेंट पे काम नहीं चलता, आपको घर लेना ही पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि डिपॉजिट मनी में आपका पैसा अटक गया, जो आप डिपॉजिट देते हो। अगर आपने समझ लो कि 3 महीने का भी डिपॉजिट दिया, 1 लाख रुपये आपका चला गया, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये चला गया, तो वो अपने आप में हेडेक है।
दूसरा क्या है कि एक आपने एक्चुअली 12 महीने रहा और आपने 1 महीने एक्स्ट्रा का किराया दिया ब्रोकर को। और मैंने ये खास करके देखा है कि मुंबई वगैरह में कि 2-3 साल के बाद ओनर बोलता है कि भाई आप जो है ना घर खाली कर दीजिए एंड ताकि वो कोई भी लॉन्ग टर्म ना रहे। एंड देन ऑब्वियसली बात है, एक तो ये फ़ायदा होता है कि आप 2,000 रुपये 4,000 रुपये जब किराया बढ़ाना होता है, जनरली एग्रीमेंट में क्या होता है 5% बढ़ता जाता है। अगर आपने घर नहीं खाली किया, समझ लो खुदा न खास्ता आपका जो ओनर है, लैंडलॉर्ड है, वो अच्छा निकला, बट क्लॉज के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से 5% तो रेंट आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस चक्कर में जो एक और दिक्कत है, और मैंने आपको बता ही दिया सारे जो डॉक्यूमेंटेशन में जो चेंजेस हैं वो बड़ा एक हेडेक होता है। तो आप आइडियली आप देखोगे अगर लॉन्ग टर्म में तो आप 12 नहीं 13-14 महीने की आप एक साल में किराया दे रहे हो। आपको लगता है 12 महीने के दोगे, नहीं, आप एक्चुअली 13-14 महीने के दोगे। दूसरा, अगर आप में से कोई रहा है किराए पे, है ना, मुंबई में, तो दे मोस्ट ऑफ द सोसाइटी जो है, ऑब्वियसली कुछ सोसाइटी अच्छी होती है, बट ज़्यादातर सोसाइटी जो है वो टेनेंट को जो है उतनी इज्जत नहीं देते हैं, या उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पार्किंग वार्किंग का, ये वो फलाना ढमकाना, और गेस्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लड़की आ रही है, कोई आ रहा है, तो उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं। इट विल बिकम अ हेडेक फॉर यू। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको घर पे कुछ पेंटिंग करनी है, कुछ कील ठोकना है, तो उसमें आपका जो है डिपॉजिट वगैरह चला जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ यू आर एट अ मर्सी ऑफ अ लैंडलॉर्ड। ठीक है, अगर आप किसी बहुत ज़्यादा हाई डिमांडेड जॉब में हो, मतलब आप समझ लो मुंबई में है तो फिल्म शूटिंग में कर रहे हो, जहाँ पे आप फिल्म शूटिंग के लिए 1 महीने शहर से बाहर रहे, और अगर उसी बीच आपका लैंडलॉर्ड बोल रहा है भाई तो रूम खाली कर, मुझे नहीं पता मेरे को बेचनी है या जो भी करनी है, तो आप उस काम पे फोकस करोगे कि आप शिफ्टिंग पे फोकस करोगे, नए घर ढूंढने पे करोगे, तो वह बहुत बड़ा जो है हेडेक हो जाता है। दूसरा, आपने सुना ही होगा कि जो ये लोग टेनेंट होते हैं उनको कई बार पेट ओनर्स नहीं देते, फ्रीलांसर्स को नहीं देते जॉब। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बहुत से जो है ओनर मुंबई में फ्रीलांसर्स को काम नहीं देते क्योंकि उनको पेमेंट टाइम पे नहीं आती है। कपल्स वगैरह जो है, अगर आप लिव इन में रह रहे हो तो उसमें बड़ा हेडेक आता है। तो और टेनेंट को जो है ना वो ढंग से ट्रीट भी नहीं करते, तो ये सब बातें जो है आ जाती हैं। तो अब क्या है, अब हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम यही है कि आप एक बहुत बड़ा इनकम, अगर आपने घर खरीद भी लिया तो, और अगर आपने देखो, आप या तो आप बहुत वैसे इंसान हो कि भाई एक शॉर्ट में मैंने अपने पैसे देकर ख़त्म कर लिया, बट अगर आपने नहीं दिया तो आपका एक बड़ा चंक जो है ना इनकम का वो चला जाएगा। अगर आपने अपनी इनकम हर महीने साल नहीं बढ़ाई तो आपके लिए आप जो है EMI ट्रैप में फंस जाओगे। ठीक है, और 20 साल तक EMI ट्रैप में फंस गए। तो अभी हो क्या रहा है कि जो बेसिकली इशू है ना मार्केट में वो ये है कि अफोर्डेबल घर है ही नहीं। ऐसा नहीं है, आइडियली होना ये चाहिए कि आपके 5 साल की जो इनकम है में आप एक घर खरीद सकते हो, बट अभी लोगों को 20 साल लग रहे हैं। आप कर क्या सकते हो, ठीक है, एक तो आप ये कर सकते हो कि ऐसे तो कोई मानता नहीं है जनरली इजीली, बट अगर आप किसी से घर ले रहे हो किराए पे तो आप लीज पे ले लो और 2-3 साल का एक बार में फिक्स कर दो। ठीक है, और ब्रोकर से नेगोशिएट कर ले सकते हो तो आपके पैसे जो थोड़े से बच सकते हैं। दूसरा, अगर आपके जितने पैसे नहीं है कि आप घर नहीं ले सकते हो ना बहुत बड़ा और अच्छा, और 2-4 साल अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सा कम, अभी क्या हो रखा है, अभी जो जनरेशन है ना वो बहुत अच्छा जीने के लिए बहुत शो ऑफ और हाई सोसाइटी मज़े का मारने लाइफ के अंदर ना, उसके चक्कर में क्या है कि जितना उनका बजट है उससे ओवर द टॉप रेंट भी लेते हैं। तो अगर आप लोग रेंट पे रह रहे हो, कोशिश करेंगे थोड़ा सस्ते में रह सकते हैं कुछ सालों के लिए, और उस पैसे को जोड़ करके आप घर के लिए जो है पैसे सेव करके रख लें। और अगर आप लोग अकेले हैं, मतलब समझ लो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, इफ़ यू आर अ फीमेल या ऐसा कुछ, इफ पॉसिबल अगर आप खुद का घर लेने से अच्छा इफ़ यू कैन लिव विथ योर, क्या कहते हैं, PG में जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, 2-3 लोग साथ रह के को वर्किंग, है ना, 2-3-4 लोग अगर शेयर करके रह सकते हैं, देयर इज नो सेम इन दैट। पहले तो लोग यही करते थे, पहले तो बहुत कॉमन था, अब मैं देखता हूँ बहुत कम लोग ये करते हैं, बट करते तो अभी भी हैं। तो अगर वो कर सकते हैं आप, तो आपके पैसे इनिशियली 3-4 साल में आप बचा सकते हो, जिसमें आपका घर का जो है वो कर लें। और पैसे वैसे सेव करिए, SIP में डालिए थोड़े से, और इकट्ठा करके जो है घर जब आप खरीद सकते हैं खरीदिए।
बहुत से लोग बोलते हैं कि मुंबई का जो मार्केट है वो बबल है ना, बट उसका क्या बबल, अब ये बात जो ना पिछले 10 सालों से मैं सुनता रहा हूँ कि यार बबल है, महंगाई है, कम होगा कम होगा, बट मैंने आज तक देखा नहीं है कम होते हुए, और मुझे लगता नहीं है कम होगा, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी रेट्स कम होंगे तो क्या है कि बैंक्स के भी जो है इशू आ जाएंगी, और वो मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ सालों में होने वाला है। आपका क्या मानना है, प्रॉपर्टी रेट्स कम होंगे, रेंटिंग अच्छा है, क्या कहना है? आई वॉन्ट टू हियर योर थाट्स, प्लीज़ आप कमेंट में जो है अपनी थाट्स डालें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।